सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को 10वीं वर्ग के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक में हरिहर काका पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, ये हरिहर काका पाठ जो है यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और इस कहानी के लेखक मिथिलेश्वर है। बच्चों, समाज में रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, अपनी भूमिका होती है और रिश्ता पर ही सारा कुछ सिस्टम निर्भर करता है। बच्चों देखो, हमारे समाज में माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा, समाज में रिश्ता की अपनी अहमियत होती है, अपनी भूमिका होती है और एक दूसरे के साथ रिश्ता ही संबंध को बनाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी अननोन व्यक्ति को देखते हैं, उम्र दराज है तो अंकल जी कहते हैं, अंकल जी, वो आदमी प्रभावित होता है। किसी को बड़े भाई कहते हैं। ये शब्द जो है सो रिश्ता का द्योतक है। किसी जा रहे हैं, किसी अननोन बहन आदमी है, जिस महिला है, तो उसको आप दीदी कहिए, देखिए वो आपसे कितनी अच्छी प्रभावित होती है, बातचीत करती है। रिश्ता और व्यवहार इंसान को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। अब हरिहर काका पाठ को लेखक मिथिलेश्वर जी ने लिखा है क्योंकि हरिहर काका और मिथिलेश्वर के बीच आत्मीय लगाव है। जिस व्यक्ति का संबंध आत्मा से होता है, वह बाहरी शक्ति, बाहरी दबाव उसको कुछ नहीं कर सकता है। लेखक जब बचपन में थे तो हरिहर काका लेखक को अपने कंधे पे बैठाकर गांव का सैर कराते थे। उसे खाने के लिए कुछ न कुछ लेखक को दिया करते थे। इसलिए लेखक को याद है, हरिहर काका को बचपन में उन्हें घुमाया करते थे। लेखक की माँ ने भी उन्हें, लेखक जब बड़ा हो गए, पढ़ लिख कर बड़े हो गए, तो माँ समझाती थी कि बेटा, हरिहर काका तुम्हें बहुत बचपन में दुलार करते थे, मानते थे, तुम्हें अपने कंधों पे बैठा के गांव का सैर कराते थे। लेखक को भी कुछ कुछ याद था, कहा कि हाँ माँ, सही बात है। तो उन्होंने हरिहर काका के बदलती ज़माने में, बदलते समय में लोग किस तरह मौसम की तरह बदल जाता है, उसको इन्होंने बताया है। समाज में सबसे बड़ी अहमियत होती है रिश्तों की और दूसरा धन दौलत की। बच्चों, ऐसे संपत्ति को कहा गया है कि संपत्ति जो है वह सृजन अर्थात सुख का श्रृंगार है संपत्ति, और दुख विपत्ति में आहार बन जाता है। संपत्ति सुख का श्रृंगार है तो विपत्ति का आहार भी है। कभी कभी संपत्ति के लिए लोग दिन रात एक करके संपत्ति जमा करते हैं, बनाते हैं, न जाने कौन कौन से बेलना बेल करके, कौन कौन से कठिनाइयों को सहन करके संपत्ति को जमा करते हैं और उनकी संपत्ति पर कभी कभी बुरा नज़र लग जाता है, गिद्ध की दृष्टि पड़ जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो दूसरे के ज़मीन पर एकदम तीखी गिद्ध की नज़र दिए रहते हैं, जो उसका ज़मीन कैसे हमरा हो जाए। ये कुछ असामाजिक तत्व, छोटे सोच, संकीर्ण सोच वाले लोगों की होती है। वही बताने जा रहे हैं मिथिलेश्वर जी ने कि हरिहर काका नाम का एक संपन्न किसान है। वो 4 भाई हैं। 4 भाई में हरिहर काका द्वितीय नंबर पर है, सेकंड पर है। चारों भाई को मिलाकर 60 बीघा ज़मीन है, जिसमें 15 बीघा ज़मीन प्रत्येक भाई का हिस्सा हुआ। हरिहर काका के पास भी 15 बीघा ज़मीन था। यही 15 बीघा ज़मीन हरिहर काका को काल बन गया था। क्या काल बन गया सो देख लीजिए।
हरिहर काका के पास 15 बीघे ज़मीन पर एक महंत का गिद्ध बड़ा दृष्टि था और दूसरा इनके भाई लोगों का भी दृष्टि था। हरिहर काका के पास अपना कोई संतान नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किया। उसके बाद इनको दोनों विवाह से जो भी कन्या पुत्र जन्म लिया वो सब के सब मर गए। हरिहर काका अकेला रह गए, इनकी पत्नी भी इनका साथ छोड़ दी। ये अकेला अपना सब कुछ गुजर बसर करते थे और अपने भाई को ही, अपना भाई के परिवार को ही अपना परिवार मानकर संतोष कर लिए थे कि हमारा जो भतीजा है वही हमारा सब कुछ है, बेटा है, यही मेरा दाह संस्कार करेगा, यही मेरा आज्ञाकारी बेटा बनेगा। ऐसा तो लेखक ने सोच लिया था, ये ऐसा तो हरिहर काका ने सोचा था, परंतु धीरे धीरे समय मोड़ ले लेता है। क्या समय मोड़ लेता है? हरिहर काका एक दिन बीमार पड़ गए थे। बीमार अवस्था में कोई भी आदमी कमज़ोर हो जाता है। बीमारी की हालत इन्हें जर्जर बना दिया था। जब ये खाने के लिए आंगन में गए तो ये आंगन में प्रवेश किए और उस दिन इनके भतीजा जो पढ़ लिख करके शहर में सरकारी कार्यालय में क्लर्क का काम करता था, उसका मित्र लोग आए हुए थे। उनके लिए तरह तरह का पकवान बनाया गया था, खूब मेहमानबाजी हुई। उसमें कहीं से कोई स्वागत में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। हरिहर काका को भूख लगी थी, इनके ऊपर कोई खाने का ध्यान नहीं दिया गया। उस दिन ये आंगन में प्रवेश किए तो देखते हैं कि खूब मेहमानबाजी हो रही है। इन्होंने खाना मांगा तो इन्हें भात और कढ़ी दिया खाने के लिए, मट्ठा के साथ, और अचार दिया। इस पर हरिहर काका का पारा, देखते ही भोजन का हरिहर काका का पारा चढ़ गया, क्योंकि बुखार के कारण इन्हें खाने की मन हो रही थी और भूख लगी थी और इनको खाने के लिए मनगत चीज़ नहीं मिला। हरिहर काका के भाई लोग हरिहर काका पर उचित ख्याल करते थे और अपने पत्नी को समझा दिए हुए थे कि हरिहर काका के खान पान में किसी तरह की कोई कमी न हो। उस दिन तीनों भाई खा के अपने अपने दालान पर सोने चले गए। हरिहर काका को जो ऐसा भोजन परिवार में दिया गया, इनके ऊपर कोई निगरानी नहीं की, बचा खुचा भोजन दे दिया। इस पर हरिहर काका का पारा चढ़ गया और उन्होंने थालियां उठाई और बीच आंगन में पटक दिया और उन्होंने अपना गुस्सा झाड़ते हुए कहा कि तुम लोग मेरे 15 बीघे ज़मीन से उपजाई गई फसल पर जी रहे हो, मेरा ही उपजाया हुआ अनाज मुझे नहीं मिल रहा है खाने के लिए, मेरे ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा है और तुम लोग हमारे ज़मीन की उपज से मौज कर रहे हो। हम इतने उपज से अपने नौकर रख लेंगे और खाना पीना बनवा के खाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। यह कहकर बाहर इन्होंने आया, झंझनाते हुए बाहर आए। बाहर पर पहले से महंत जी बैठे हुए थे। दूध, ये हुमाद और घी शक्कर का सालाना खर्च लेने के लिए ठकुरबाड़ी से पधारे थे। महंत जी ने परिस्थिति को देखा और हरिहर काका को देखकर भांप गए कि दोनों में मामला कुछ गरमाया हुआ है। भांपते हुए तत्काल तो हरिहर काका के दरवाजे से चले गए। उसके बाद हरिहर काका को बुलवाया गया, उनको तरह तरह के प्रलोभन दिया गया कि तुम अपने ज़मीन 15 बीघा ठकुरबाड़ी के नाम से लिख दो तो तुम्हारे नाम से ठकुरबाड़ी का नाम करवा देंगे, तुम आने वाले समय तक तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, तुम स्वर्गवासी हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, आराम से रहोगे, देवता लोग तुम्हें सम्मान करेंगे। ये सब प्रलोभन देकर उन्होंने 15 बीघे ज़मीन रजिस्ट्री कराने का खूब चाल चली।
हरिहर काका सुनकर अनसुनी कर गए, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया महंत की बातों को। कुछ दिनों के अंतराल में महंत जी ने क्या किया कि अपने आदमियों के साथ जबरन हरिहर काका को उठाकर ले आए और इन्हें अपने ठकुरबाड़ी में बंद कर दिया, इनका हाथ पांव बांध दिया, इनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जमकर पिटाई किया। जैसे रजाई का धुनाई होता है उस तरह से हरिहर काका की पिटाई किया गया। इनकी भनक हरिहर काका के भाई लोगों को चला, इनकी खोज हुई तो पता चला कि महंत जी उठाकर ले गए हैं। तो इनके भाई लोग तत्काल थाना पर गए। थाना के सिपाहियों के साथ गाड़ी पर बैठकर जीप पर आए ठकुरबाड़ी पर। तब तक क्या था कि ये महंत के जो लठैत लोग थे वो सभी जगह से पोजीशन ले लिए हुए थे। मकान के खिड़की से ऊंची छत पर से लगा रोरबाजी शुरू हो गया। रोरबाजी में जो है सो हरिहर काका के भाई लोगों को पिटाई लगा। उसके बाद मकान के एक खिड़की खुला और उससे दनादन फायरिंग शुरू हो गया। अब हरिहर काका समझ गए कि यहाँ से भाग जाने में ही भला है। उसके बाद पुनः भाग गए, भागकर थाना दल के साथ आए यहाँ। तो तब तक यहाँ से ये महंत अपने लठैत के साथ भाग गए थे और हरिहर काका को एक कमरा में बंद कर दिया। थाना प्रभारी घर का छानबीन किया तो उसमें एक 80 बरस का बूढ़ा था। वो कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही 2 दिनों से पड़ा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। इतने में जिस रूम में हरिहर काका को बंद किए हुए थे, हरिहर काका ने घिसते हुए आए और लात से दरवाजे पर मारा, जिससे कि दरवाज़ा को हिलने लगा। तो सिपाही लोग, थानेदार लोग हिलते दरवाज़ों को देखकर समझ गए कि इसमें हरिहर काका है। फिर दरवाज़ा को तोड़ करके हरिहर काका को निकाला तो देखा हाथ बंधा हुआ है, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। हरिहर काका ने बताया कि उनके हाथ से ज़बरदस्ती दाहिना हाथ का अंगूठा का निशान ले लिया गया है सादा कागजात पर, और यही उन्हें बेरहमी से पिटाई किया गया है। महंत के ऊपर FIR दर्ज किया गया। उसके बाद थाना के कर्मचारी, थानेदार लोग वहाँ से वापस लौट गए। उसके बाद हरिहर काका की नींद उड़ गई। अब ये हरिहर काका सहम गए कि अब महंत हमें शायद इस तरह से जो बेरहमी से पिटाई किया है, अब शायद हमें ज़मीन हमसे छीन लेगा। अतः भाई लोग इनके ऊपर पहरेदारी के रूप में थाना का 2 सिपाही नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों तक तो सिपाही रहा और नियुक्त में रहा, उनके पहरेदारी की गई। गांव में जिधर हरिहर काका निकलते थे उनके भाई लोग उनकी सुरक्षा में रहते थे। कुछ दिन के बाद इनके भाई लोगों के मन में भी वही बात उभरा जो महंत के मन में उभरा। इनके भाई लोग भी सोचा कि क्यों ना अपने भाई हरिहर काका से ज़मीन रजिस्ट्री करा लें तो समस्या समाधान खत्म हो जाएगी, नहीं तो महंत हमारा ज़मीन ले लेगा। अतः उन्होंने हरिहर काका को रात्रि में कहा कि तुम हम चलकर रजिस्ट्री कर दो। हरिहर काका ने कहा कि मेरे मरने के बाद तो तुम्हें स्वतः ज़मीन मिल जाएगी, तो हम अभी रजिस्ट्री क्यों करें, मैं किसी को रजिस्ट्री नहीं करूँगा। अंततः उनके भाई लोगों ने भी हरिहर काका को बड़ी बेरहमी से पिटाई किया। इस बात की भनक पुनः महंत को मिल गया कि हरिहर काका के भाई लोग भी पिटाई कर रहे हैं ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए। उन्होंने, महंत जी ने फिर वही काम किया। वह भी थाना के पास पहुंचा और उसको सिपाहियों के साथ आया और हरिहर काका को फिर वही बंधन मुक्त करवाया जैसा कि भाई लोग ने किया था। अब बच्चों, फूल एक है, माली 2 है।
एक हरिहर काका फूल हैं जिसके पास 15 बीघा ज़मीन है और चाहने वाले दो हैं, एक हरिहर काका के भाई लोग और दूसरा महंत जी। अब ये फूल किसे मिलेगा, ये 15 बीघा ज़मीन किसे मिलेगा? समाधान इस बात का है, दोनों अपने अपने दाव का इस्तेमाल करने लगे गांव में। इससे क्या तनाव फैल गया, लोग आपस में चर्चा करने लगे कि महंत जी के दबंग लोग से जब आएंगे और सारा ज़मीन हड़प लेगा। इधर हरिहर काका के भाई लोग को भी डर हो गया महंत जी से, अतः हरिहर काका के भाई लोगों ने एक चाल चली। क्या चाल चली कि उस इलाके का एक प्रसिद्ध दबंग डाकू था जिसका नाम था बूटन सिंह। उसने बूटन सिंह से सौदा किया। इसके भाई लोगों ने बूटन सिंह से यह सौदा किया कि 15 बीघा ज़मीन है, उसमें से 5 बीघा ज़मीन तुम ले लो और 10 बीघा ज़मीन हमें कब्जा करा दो, जिसको महंत जी हड़पने की मुद्रा में है, स्थिति में है। गांव में इसकी भनक फैल गई कि न जाने गांव में क्या होगा, इधर महंत जी ज़मीन कब्जा करेंगे तो उधर बूटन सिंह का आदमी आएगा और सबको मार डालेगा, गांव में खून की नदियां बह जाएगी, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। गांव के लोग आपस में बैठते थे तो हमेशा हरिहर काका और महंत जी का ही चर्चा चलता था। लोग तनाव में जी रहे थे। उस गांव की इस परिस्थिति को देखा तो उस गांव के एक नेताजी थे। वो नेताजी काम तो कुछ नहीं करते थे, न तो उनको कोई सरकारी नौकरी था, न किसी प्रकार का व्यवसाय था, न व्यापार था, केवल राजनीति की एक छड़ी थी। खूब ऐश मौज से नेताजी का ज़िंदगी कट रहा था, क्योंकि राजनीति से ही इनका सारा काम चलता था। उनका भी नज़र गया, उन्होंने भी अपना एक चाल चली। उन्होंने क्या चाल चला कि वो आकर हरिहर काका से नेताजी मिले। नेताजी ने कहा कि देखो हरिहर, तुम 15 बीघा ज़मीन सरकार के नाम कर दो, सरकार उस ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय हाई स्कूल का निर्माण करेगी। जब तक हाई स्कूल रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारे नाम से हाई स्कूल रहेगा, हरिहर उच्च विद्यालय। इसलिए तुम अपना 15 बीघा ज़मीन सरकारी दान कर दो, सरकार को दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हरिहर काका उनकी भी बात को सुन गए, मगर कोई जवाब नहीं दिया। नेताजी अपना प्रस्ताव देकर चले गए। अब बूटन सिंह की बात जब उभरा तो नेताजी को डर हो गया, क्योंकि बूटन सिंह उस प्रसिद्ध इलाके का प्रसिद्ध दबंग डाकू था। जब देखा नेताजी ने बूटन सिंह इस पर अपना हस्तक्षेप कर रहा है तो नेताजी डर से साइड हो गए कि अब हम बूटन सिंह का सामना कैसे करें। वही हाल हरिहर काका, वही हाल जो है महंत जी का था। बूटन सिंह के नाम पर महंत जी भी पीछे हटने लगे, क्योंकि बूटन सिंह के से मुकाबला करना साधारण बात नहीं थी। अब बच्चों ये देखो कि संपत्ति के लिए कितने लोग नज़र दौड़ाए गड़ाए हुए थे उस 15 बीघा ज़मीन पर, और सब यही का एक ही उद्देश्य था, किसी तरह हरिहर काका से बहला फुसला कर उनका ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें। लेखक ने मिथिलेश्वर जी ने जब हरिहर काका की घटना को सुना तो उन्हें आत्मा में एक प्रकार का पीड़ा उत्पन्न हुआ। जब वो लेखक हरिहर काका से मिलने गए तो हरिहर काका को एक बार उन्होंने आवाज़ दी, तो हरिहर काका एक बार अपना मुंह उठाकर, सिर उठाकर लेखक को नीचे से ऊपर देखा और पुनः जो अपना सिर नीचे किया, दोबारा फिर ऊपर नहीं उठाया। कोई जवाब नहीं दिया लेखक को उन्होंने। लेखक ने हरिहर काका की स्थिति को देखकर समझ गए कि हरिहर काका के ऊपर क्या बीत रहा है। इसलिए बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि संपत्ति
संपत्ति जो है वह सुख का श्रृंगार होता है, परंतु कभी कभी संपत्ति विपत्ति का आहार भी बन जाता है। जैसे सुख का श्रृंगार था हरिहर काका के लिए 15 बीघा ज़मीन, तो बूटन सिंह, महंत जी, नेताजी जैसे चालबाज लोगों का नज़र था इनके ज़मीन पर, जो किसी तरह ये ज़मीन हमारे नाम हो जाए, इसलिए सब ने अपना अपना चाल चला। इनके भाई लोग ने भी चाल चला, परंतु हरिहर काका अंततः किसी को ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किए और स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करने लगे। धन्यवाद बच्चों, इसको पढ़ के आइएगा फिर हम बताएंगे।